नमस्कार साथियों, नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जब भी हम किसी भाषा को पढ़ने की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि उस भाषा का व्याकरण क्या है। सबसे पहले हम क्या जानते हैं? सबसे पहले हम जानते हैं कि भाषा का व्याकरण क्या है। हमारा आज का प्रकरण है व्याकरण। किस भाषा का? हिंदी भाषा का। हिंदी भाषा का व्याकरण। अब व्याकरण क्या है? व्याकरण है जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है, उसे व्याकरण कहते हैं। अर्थात जिस शास्त्र में हम ये जानते हैं कि शब्दों का शुद्ध रूप क्या है, वर्णों का शुद्ध रूप क्या है और उसका हम प्रयोग कैसे करें, इसका निरूपण जिसमें होता है, जिस शास्त्र में होता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। अब व्याकरण का अर्थ क्या होता है? सामान्य शब्दों में व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति समझना। भली भांति समझना। अब भली भांति समझना से यहां क्या तात्पर्य है? भली भांति समझने से यहां यह तात्पर्य है कि हम वर्ण को कैसे लिखें, शब्द को कैसे लिखें, ये हम जानते हैं व्याकरण के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? व्याकरण के अंतर्गत। व्याकरण भाषा के अधीन है और उसी के अनुसार बदलता रहता है। व्याकरण भाषा के अधीन है, भाषा व्याकरण के अधीन नहीं है। व्याकरण भाषा के अधीन है और उसी के अनुसार बदलता रहता है। व्याकरण अपनी ओर से कोई नया नियम नहीं देता, जो भाषा के नियम हैं उसी को ये पालन करता है। देखिए, जैसे पहले हम लिखते थे संबंध ऐसे, सा आधा मा, भा आधा ना धा। अब हम ऐसे भी लिख देते हैं और ये भी सही है, ये भी सही है। तो भाषाई परिवर्तन हुआ। आज इस संबंध को भी हम सही कह रहे हैं। व्याकरण तो वही है, लेकिन भाषा में ये भाषाई सुधार समिति ने इसका संशोधन कर दिया और अब ये संबंध भी माना जाने लगा। ऐसे कई शब्द हैं जिनमें माने जाते हैं। अब ये अंग की बिंदी जो अनुस्वार है, ये यहां आधा नाक का काम कर रही है और यहां पर ये आधा ना का काम कर रही है और यहां पर आधा मां का काम कर रही है। वही बिंदी आधा मां का भी काम कर रही है और आधा ना का भी काम कर रही है। अब देखिए आगे, व्याकरण भाषा संबंधी शास्त्र है। कैसा शास्त्र है? भाषा संबंधी, भाषा से जुड़ा हुआ शास्त्र है, भाषा का शास्त्र है। इसका ज्ञान रखने वाले को व्याकरण कहते हैं। प्रश्न पूछा जाता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि व्याकरण का ज्ञान रखने वाले को क्या कहा जाता है? व्याकरण का ज्ञान रखने वाले को व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण कहा जाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछ लिया जाता है, भाषा का व्याकरण का ज्ञान रखने वाला। 4 विकल्प देंगे, आपका सही विकल्प होगा व्याकरण। आगे देखिए, हिंदी व्याकरण में प्रचलित साहित्यिक हिंदी, इसमें साहित्यिक हिंदी के रूपांतर और रचना, उसके रूप में जो परिवर्तन होता है उसके रचना में के सर्वमान्य नियमों, वो नियम जो सबको मान्य हैं, ऐसा नहीं कि कोई मानता है कोई नहीं, जो सबको मान्य है, उनका क्रमपूर्ण संग्रह रहता है। क्या रहता है? क्रमपूर्ण संग्रह रहता है। उसी में होता है, व्याकरण में ही, हिंदी व्याकरण के साहित्यिक हिंदी में उसका रूपांतर कैसे हो रहा है और उसकी रचना कैसे हो रही है, इसके सर्वमान्य नियमों का एक संग्रह होता है। उसी से हम जानते हैं कि ये किन नियमों के तहत हिंदी आगे बढ़ रही है। अब देखिए आगे, साधारण शब्दों में अगर हमें कुछ ही शब्दों में कहना हुआ कि व्याकरण क्या है, तो हम कहेंगे साधारण शब्दों में व्याकरण यह है कि किसी भाषा के शुद्ध उच्चारण, कैसे उच्चारण किया जाता है किसी भाषा का, अलग अलग वर्णों के अलग अलग उच्चारण हैं, अलग अलग उच्चारण स्थान हैं। कोई कंठ से बोला जाता है, कोई तालु से, किसी का उच्चारण दंत से होता है, किसी का उच्चारण ओष्ठ से होता है, किसी का उच्चारण मूर्धा से होता है। लेखन, उसे लिखा कैसे जाए, वर्ण, अगर मान लीजिए ध्वनि बोल दी गई ना, अब ना कैसे लिखा जाएगा,
इसका निर्धारण किससे होता है? इसका निर्धारण लिप से होता है। लिप किसके अंतर्गत आएगी? भाषा के अंतर्गत। भाषा के अंतर्गत और कौन आता है? व्याकरण। भाषा किसका किसका मेल होती है? भाषा, व्याकरण, धन, लिपि का मेल होती है। दोनों मिल जाते हैं तो हम भाषा के अक्षरों को, शब्दों को लिख लेते हैं। तो किसी भाषा के शुद्ध उच्चारण, लेखन और प्रयोग, उसका प्रयोग कैसे किया जाए, कौन सा शब्द कहां लगाया जाए, शब्द में, शब्द के आगे हम में लगाएं कि ने लगाएं। कोई वाक्य है उसमें में लगाया जाएगा कि ने लगाया जाएगा, को लगाया जाएगा, से लगाया जाएगा, कौन, क्या, कब, ये कैसे लगते हैं, इसका निर्धारण व्याकरण से होता है। इसका ज्ञान कराने वाली विधा को क्या कहते हैं? इसका ज्ञान कराने वाली विधा को व्याकरण कहते हैं। अर्थात किसी भाषा का हम कैसे प्रयोग करेंगे, उसे कैसे उच्चारण करेंगे, उसका शुद्ध रूप क्या है, उसे कैसे लिखेंगे, इसका ज्ञान कराने वाली विधा को हम व्याकरण कहते हैं। अब व्याकरण के 3 अंग हैं। व्याकरण के 3 अंग हैं। एक वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। इन्हीं 3 विचारों के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि व्याकरण कैसे काम करता है। अब इसका पहला विचार है वर्ण विचार। व्याकरण का पहला अंग है वर्ण विचार। वर्ण विचार में क्या होता है? वर्णों का शुद्ध उच्चारण, वर्णों का शुद्ध उच्चारण, और वर्णों का तो हम उच्चारण कर लेते हैं, लेकिन सा, 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 इन तीनों वर्णों के उच्चारण में हमें हमेशा दिक्कत महसूस होती है कि हम कैसे शा का उच्चारण कैसे करें, सा का उच्चारण कैसे करें और सा का उच्चारण कैसे करें। तो वर्ण विचार में हम क्या क्या जानेंगे? वर्णों का शुद्ध उच्चारण, लेखन, उसे लिखा कैसे जाएगा, और प्रयोग कैसे किया जाएगा, किस शब्द में कौन सा वर्ण इस्तेमाल किया जाएगा, इसका ज्ञान कराने वाली विधा को हम वर्ण विचार कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विचार। ऐसे आप दोनों अन्य परिभाषाएं भी याद कर सकते हैं कि शब्दों के शुद्ध उच्चारण, लेखन व प्रयोग का ज्ञान कराने वाली विधा को शब्द विचार कहते हैं, और वाक्यों के शुद्ध उच्चारण, प्रयोग और लेखन का ज्ञान कराने वाली विधा को वाक्य विचार कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम वर्ण विचार जान गए तो हमें सबसे पहले जानेंगे कि अब भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, लेकिन एक अंतर होता है। परीक्षाओं में पूछा जाता है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ये दोनों में अंतर है। परीक्षाओं में दोनों पूछा जाता है। कभी पूछ लेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, और कभी पूछ लेगा कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है। जब मौखिक उच्चारण हो, मौखिक लिखा गया हो, तो आप जान जाइए कि यहाँ ध्वनि है। और अगर मौखिक नहीं लिखा गया, ऐसे ही पूछ लिया गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपका जवाब होगा वर्ण। अब देखते हैं आगे। आगे हम देखते हैं वर्ण क्या है। वर्ण क्या है? वर्ण है भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई, इसी को कहा जाएगा भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को हम वर्ण कहते हैं। अन्य परिभाषाएं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं या जिनका रेफरेंस दिया जाता है कि वर्ण को आप परिभाषित कीजिए, तो वो हैं ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। ध्वनि, जैसे हम बोल दिए मां, तो ये तो ध्वनि हुई। अब लिखा कैसे जाएगा? जब हम लिखेंगे मां, ये जो लिखा गया ये है वर्ण। ये क्या है? वर्ण। ध्वनि जब लिखित रूप पा जाती है तो उसके लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनियों, भाषा की लघुत्तम, छोटी से छोटी, सार्थक, जिसका कोई अर्थ निकले, उन ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है। अगर उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो उसे वर्ण नहीं कहा जाएगा।
भाषा की अखंडित ध्वनियों को, वे ध्वनियां जिनका खंडन न किया जा सके, सबसे छोटी ध्वनि, ऐसे ही जान जाइए कि वो ध्वनियां जो छोटी से छोटी हो और जिनका खंडन न किया जा सके, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें वर्ण कहते हैं। भाषा की, देखिए आगे उसी को फिर से लिखा गया है, भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके, उसे वर्ण कहा जाता है। परीक्षाओं में ऐसे विभिन्न तरीके से दिया जाता है और पूछा जाता है कि वर्ण किसे कहा जाता है, ऐसे विकल्प दिए जाते हैं। अन्य विकल्पों के साथ ये विकल्प भी रहते हैं, आपको उनमें सही विकल्प चुनना रहता है। तो इसीलिए जानते रहिए कि वर्ण को हम अलग अलग ढंग से कैसे परिभाषित कर सकते हैं। आगे देखिए, प्रत्येक ध्वनि के लिए निश्चित किए गए चिन्ह को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। प्रत्येक ध्वनि, जितनी भी ध्वनियां हैं, सबके लिए एक निश्चित चिन्ह किया गया है, एक चिन्ह को निश्चित किया गया है और उसी निश्चित चिन्ह को वर्ण कहा जाता है। जितनी भी ध्वनियां हैं, सबको एक निश्चित चिन्ह दिया गया है और उस निश्चित चिन्ह को वर्ण कहा जाता है। अब हम वर्ण जान गए तो हमारा अगला प्रयास होगा यह जानने का, देखिए वर्ण को हम ऐसे भी लिख देते हैं, एक ही, हमने चित्र में एक ही जगह पर हमने वर्ण की परिभाषाओं को अलग अलग रूप से लिख दिया है। जैसे वर्ण क्या है? प्रत्येक ध्वनि के लिए नियत चिन्ह को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। अखंडित ध्वनि को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। परीक्षा में पूछ लिया गया अखंडित ध्वनि को क्या कहा जाता है, तो अखंडित ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। विभिन्न परीक्षाओं में पूछा भी गया है, भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनि क्या है? भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनि क्या है? तो भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनि है वर्ण। क्या है? वर्ण। आगे बढ़ते हैं। जब हम वर्ण जान गए तो हम जानेंगे अब कि वर्णमाला क्या है। वर्णमाला क्या है? अब देखिए वर्णमाला क्या है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, दो शब्द इसमें मिलकर बने हैं वर्णमाला, वर्ण और वर्णधन माला। एक ऐसे माला है, उसमें ऐसे ऐसे वर्ण ये पिरोए गए हैं, ऐसे ऐसे वर्ण पिरोए गए हैं, इनकी एक माला बन गई और इसी को कहा गया वर्णमाला। क्या कहा गया? वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर व्यवस्थित नहीं है, इधर उधर बिखरा दिए गए हैं, तो उसे वर्णमाला नहीं कहा जाएगा। जब तक उसे व्यवस्थित नहीं किया जाएगा वर्णों के क्रम को, तब तक उसे हम वर्णमाला नहीं कहेंगे। अब हिंदी भाषा की वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? हिंदी भाषा के वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। कितने? 52। अब हम देखते हैं कैसे हैं। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या है 11। स्वरों की संख्या है 11। आ ई उ री ए ओ औ, ये 11 स्वर हैं। कितने स्वर हैं? 11। इनके साथ साथ 2 अयोगवाह हैं, अंग और आहा। अब अंग को क्या कहा जाता है? अंग को अनुस्वार। और आहा को क्या कहा जाता है? आहा को कहा जाता है विसर्ग। आहा को क्या कहा जाता है? विसर्ग। और दोनों को क्या मिला कहा जाता है? दोनों को कहा जाता है अयोगवाह। स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ मुख के किसी न किसी भाग को छूकर बाहर की आवाज उससे आती है। जैसे जब हम बोले का, ख, ग, घ, अंग, तो इसका उच्चारण कहां से हुआ? इसका उच्चारण कंठ से हुआ। जब हम बोले चा, छ, जा, झा, इया, तो इसका उच्चारण तालु से हुआ। ऐसे ऐसे किसी न किसी भाग को जीभ छूकर आएगी, हवा वहां से निकलती है। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या है, स्पर्शी व्यंजनों की कुल संख्या है 25। कितनी है? 25। देखिए कौन कौन से स्पर्शी व्यंजन है हमारे? का, ख, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, ये 5, ये 5, टा, ठा, डा, ढाड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ये कितने हुए टोटल? 25। और इसके बाद अंतस्थ व्यंजन 4।
या, रा, ला, वा, इनका प्रयोग कभी कभी स्वर के तौर पर होता है और कभी कभी व्यंजन के तौर पर होता है। इनका प्रयोग कभी कभी स्वर के तौर पर होता है और कभी कभी व्यंजन के तौर पर होता है। इसमें कौन कौन से जिनका इनका होता है? या और वा, ये दोनों हैं जिनका प्रयोग कभी स्वर के तौर पर होगा और कभी व्यंजन के तौर पर, इसीलिए इनको कहा जाता है अर्धस्वर। क्या कहा जाता है? अर्धस्वर। ये इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच में होता है, इसीलिए इनको अंतस्थ कहा जाता है। रा क्या है? रा को कहा जाता है प्रकंपित वर्ण। क्या कहा जाता है? प्रकंपित। और ला को क्या कहा जाता है? ला को कहा जाता है पार्श्विक वर्ण। आगे की कक्षा में इस पर विस्तार से चर्चा होगी। आगे देखिए, ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ऊष्मा पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी भी संख्या कितनी है? 4। श, स, सा और हा। अब संयुक्त व्यंजन कितने हैं? संयुक्त व्यंजनों की संख्या है वर्णमाला में हमारी 4। छ, त्र, ज्ञ और स्रा। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजनों में कम से कम 2 व्यंजन और 1 स्वर का होना अनिवार्य है। जैसे छ, छ किससे बना है? क, स और आ। 2 व्यंजन हो गए और 1 स्वर हो गया। ये क्या बन गया? ये बन गया हमारा छ। ऐसे त्रा, त्रा कैसे बनेगा? त्रा बनेगा ता, रा, धन आ। ऐसे ज्ञा, ज्ञा कैसे बना? ज्ञा बना जा, या और आ। ऐसे ये स्रा भी बना। स्रा कैसे बना? स्रा बना स, र और आ। इस तरीके से ये संयुक्त व्यंजनों का निर्माण हुआ है। 2 और हैं, उच्छिप्त व्यंजन। क्या है ये? उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन क्या होते हैं? उच्छिप्त व्यंजन वे होते हैं, इनकी संख्या केवल 2 है। इन्हें फेंका हुआ व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? फेंका हुआ व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या 2 है, डा और ढा। डा और ढा क्या है? टा वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण के नीचे बिंदी लगाकर इनका निर्माण किया गया है। इनकी खासियत क्या होती है? ये कभी भी शब्द की शुरुआत में नहीं लगे मिलेंगे आपको। किसी भी शब्द की शुरुआत ड़ा या ढा से नहीं मिलेगी आपको। इनका उच्चारण, इनका प्रयोग हमेशा शब्द के बीच में होगा या शब्द के आखिर में होगा। जैसे सड़क, तड़प, बाढ़, साण, इनका प्रयोग या तो आपको बीच में मिलेगा या आपको शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में मिलेगा। इनका प्रयोग कभी आपको बीच में मिलेगा या अंतिम वर्ण में मिलेगा। इनके प्रयोग से कभी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। तो साथियों, आज हमने क्या जाना? आज हमने जाना कि, एक बार फिर से हम रिमाइंड कर लेते हैं, आज हमने जाना व्याकरण क्या है। आज हमने जाना व्याकरण क्या है। तो व्याकरण क्या है? जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप, प्रयोग और नियमों का निरूपण होता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण का अर्थ है भली भांति समझना, इसको हमने समझा। व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार क्या है? वर्णों के शुद्ध उच्चारण, लेखन व प्रयोग का ज्ञान कराने वाली विधा को वर्ण विचार कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। अखंडित ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है ध्वनि के। और इसके बाद हमने जाना कि वर्णमाला क्या है। वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण। ये 52 वर्ण कैसे हुए? 11 स्वर, 2 अयोगवाह 13, 13 और 25 स्पर्शी व्यंजन 38,
4 अंतस्थ, 38 4 42, ऊष्म व्यंजन 4 42 4 46, संयुक्त व्यंजन 4 46 4 50 और उच्छिष्ट व्यंजन 2 50 2 52। इस तरीके से हमने देखा कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, उनमें कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, व्यंजनों में कौन कौन से व्यंजन हैं और अयोगवाहक कितने हैं। अगली कक्षा में हम इससे आगे चर्चा करेंगे। तब तक आप सब हमारे चैनल को देखिए। हमारे YouTube चैनल पर आपको हिंदी की अन्य कक्षाएं भी मिलेंगी, अन्य वीडियो जिससे रिलेटेड मिलेंगे। हमारा YouTube चैनल है नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट, नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट। इस पर हमारे अन्य वीडियो भी मिलेंगे, आप उनको देखिए, आप उनसे लाभ उठाइए और किसी भी भर्ती परीक्षा में जान लीजिए। कितनी भी पढ़ाई आप विज्ञान की, गणित की, इसकी सबकी कर लीजिए, खासकर जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उनमें होने वाली किसी भी परीक्षा में सबसे प्रमुख रोल अगर कोई अदा करेगी तो करेगी हिंदी भाषा। हिंदी भाषा से उसमें प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, इसीलिए आप अपनी तैयारी करते रहिए, हिंदी को मजबूत करते रहिए। हिंदी को केवल इसलिए ना पढ़िए कि हमें परीक्षा में पास होना है, बल्कि इसलिए पढ़िए कि हमें हिंदी का ज्ञान प्राप्त करना है, हिंदी को हमें अच्छे से समझना है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना आज का ये वीडियो, आज की अपनी कक्षा यहीं समाप्त करता हूं। अगली कक्षा में हम एक नए प्रकरण के साथ आप सबके साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।